नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संजय टेक अपडेट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंजपुरा के सैनिक स्कूलों को बड़ी सौगात, सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम को 75% तक की सब्सिडी, सक्षम युवा योजना कौशल प्रशिक्षण के बारे में बात करेंगे और एसपीओ की सेवा 1 साल तक बढ़ाई गई। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर नया फैसला आया है और भूजल योजना के बारे में और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्क ड्रग पार्क योजना से और मेडिकल डिवाइस पार्क से। तो हम इन सभी टॉपिक पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो न्यूज़ हैं, योजनाओं की इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों यह वीडियो। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले कुंजपुरा के सैनिक स्कूल की। करनाल जिले के कुंजपुरा के सैनिक स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को बड़ी राहत और बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने स्कूल परिसर में कन्या छात्रावास ब्लॉक के निर्माण के लिए 979.21 लाख रुपए की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अधिक से अधिक कन्या विद्यार्थियों को सैनिक स्कूल में दाखिला देने और उनके अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिगत सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में छात्रावास ब्लॉक के निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए आज मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। यानी कि 979.21 लाख रुपये इस स्कूल को दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों भूजल योजना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने भूजल संरक्षण के लिए क्रियान्वित की जा रही मेरा पानी मेरी विरासत योजना के बाद प्रदेश में पानी की एक एक बूंद के उपयोग करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई मिशन प्राधिकरण गठित करने तथा भूजल नियंत्रण के लिए राज्य भूजल व जिला भूजल योजना तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री आज यह इन योजनाओं के लिए बुलाई गई सिंचाई एवं जल संसाधन विकास एवं पंचायत तथा जन सहायता संस्कृति विभागों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई मिशन प्राधिकरण भूजल नियंत्रण के लिए राज्य भूजल और जिला भूजल योजनाओं की समीक्षा भी की। बैठक में मुख्यमंत्री ने हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों के पानी को 3 पौंड व 5 पौंड प्रणाली से उपचारित कर उन्हें सिंचाई व अन्य कार्यों में उपयोग के लिए योजना बनाई। मुख्यमंत्री को बैठक में अवगत कराया गया कि प्रदेश में कुल 16,350 तालाब है, जिनमें 15,910 तालाब ग्रामीण क्षेत्र के हैं और 440 तालाब शहरी क्षेत्रों के हैं तथा सभी तालाबों की GIS मैपिंग पर पौंड एटलस तैयार की गई है। इसके पहले चरण में 18 तालाबों को मॉडल तालाब के रूप में विकसित किया जा रहा है। बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि हरियाणा क्षेत्रों में 2606 तालाब प्रदूषित तथा ओवरफ्लोइंग है, 7963 प्रदूषित हैं परंतु ओवरफ्लोइंग नहीं है, 4413 साफ पानी के तालाब हैं। प्रदूषित तालाबों के पानी को उपचारित करने के लिए कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कचरे को रोकने के लिए 3 या 4 स्थानों पर मोटे मोटे पत्थर डालकर उसके बाद जंगली घास लगाई जाती है और बाद में पानी उपचारित किया होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर तालाब को वर्ष में कम से कम एक बार खाली करके इसे पुनः नहरी पानी बरसाती व अन्य क्षेत्रों से भरा जाए ताकि पानी का संचार होता रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे पहले एक तालाब को मॉडल तालाब के रूप में विकसित किया जाए ताकि इस मॉडल तालाब को अन्य तालाबों के लिए अपनाया जा सके। कैथल जिले के क्योडक गांव के तालाब का कार्य 95% अधिक पूरा हो चुका है और आने वाली 15 जुलाई तक इसका शुभारंभ भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हर तालाब की पानी की निकासी के लिए लगाए जाने वाले पंपों जहां तक संभव हो सके सोलर पंप प्रणाली लगाई जा सके ताकि बिजली की भी बचत हो। तो इस तरह से उन्होंने ये बात की है भूजल योजना के लिए। मुख्यमंत्री ने हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की आगामी बैठक 25 जुलाई 2020 को बुलाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तालाबों के इस प्रोजेक्ट की ड्राइविंग तैयार करने का कार्य विश्वविद्यालय व बहु तकनीकी संस्थानों के सिविल इंजीनियरों के द्वारा करवाई जानी चाहिए। इस पर यह जानकारी दी गई कि प्राधिकरण द्वारा हरियाणा सिंचाई अनुसंधान प्रबंधन संस्थान HIRMI कुरुक्षेत्र में 29 व 30 नवंबर 2019 कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें 24 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया और 103 तालाबों की ड्राइविंग तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं सक्षम युवा योजना। हरियाणा रोजगार विभाग ने सक्षम युवा योजना के तहत पंजीकृत उम्मीदवारों को अब कौशल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है ताकि युवा नए ट्रेड्स के अनुरूप अपना विकल्प चुन सकें। विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि
पंजीकृत प्रार्थी सक्षम पोर्टल www.hreyash.gov.in पर 10 जुलाई 2020 तक ट्रेड्स की अपनी प्राथमिकताएं पुनः दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कौशल प्रशिक्षण के लिए यदि प्रार्थी नए ट्रेड्स विकल्प में से अपनी नई प्राथमिकता नहीं देते तो पहले वाली प्राथमिकता को अंतिम मान लिया जाएगा और उसे चुने गए ट्रेड में ही कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो इस तरह उन्होंने कहा कि प्रवक्ता ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए प्रयत्न भवन बेज नंबर 5558 द्वितीय तल सेक्टर 2 पंचकुला हरियाणा या दूरभाष संख्या है 0172 257 0065 या ईमेल आईडी है employment@hry.nic.in पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो सक्षम युवा वालों को कहा गया कि वो अगर अपनी नई ट्रेड डालना चाहते हैं तो नई ट्रेड आप 10 जुलाई तक दर्ज कर दें ताकि आपको उस ट्रेड के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाए। अगर आप ट्रेड नहीं डालेंगे तो आपको पुरानी ही जो ट्रेड डली हुई है उसके हिसाब से आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सोलर पंपिंग की। हरियाणा के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए आवेदन केवल हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल अर्थात सरल-हरियाणा.gov.in के माध्यम से ही प्राप्त किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य से उन्हें अन्य कोई पोर्टल नहीं है। तो विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहाँ जानकारी देते हुए बताया कि देखने में आया है कि इस योजना के तहत पंजीकरण पोर्टल के रूप में कुछ नई वेबसाइट क्रॉप की गई हैं। ऐसी वेबसाइट जनसाधारण के साथ धोखाधड़ी कर सकती हैं और झूठे पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से उनका डाटा चुराकर उनका दुरुपयोग कर सकती हैं। इसलिए लोगों को किसी भी हानि से बचाने के लिए उन्हें सलाह दी जाती है कि इस उद्देश्य के लिए वे केवल राज्य सरकार की सरल पोर्टल से ही आवेदन करें। उन्होंने बताया कि लोगों को यह भी सलाह दी जाती है कि ऐसी धोखाधड़ी वेबसाइटों पर कोई भी पंजीकरण शुल्क, उपयोगकर्ता हिस्सा आदि जमा करवाने तथा उनका डाटा शेयर करने से बचें। इसके अलावा किसी भी तरह की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट अर्थात HAREDA.gov.in पर या अपने जिले के अधिकारी, अतिरिक्त उपायुक्त सह मुख्य परियोजना अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा केंद्रीय नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत कृषि उद्देश्य के लिए सोलर पंप की स्थापना का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में 75% सब्सिडी के साथ 15,000 ऑफ ग्रिड सोलर पंप स्थापित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और आवेदन जमा करवाने के समय कोई भी पैसा जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि योजना के बारे में अन्य विवरण एवं क्रियान्वयन संबंधित दिशा निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.mnre.gov.in के साथ साथ HAREDA.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। तो 75% की सब्सिडी के साथ ये अभियान चलाया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑफ ग्रिड सोलर पंप। दोस्तों अब बात करते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसके तहत पहले भी एक फैसला आया था कि बिना स्कूल सर्टिफिकेट के ही आप सरकारी स्कूलों में प्रवेश ले सकते हैं। देखिए अब उस पर एक यू टर्न लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या है वो देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के मसले पर यू टर्न ले लिया है। प्रदेश प्राइवेट स्कूल संगठनों से बातचीत के बाद सरकार ने नए आदेशों के तहत 2 बातों में बदलाव किया है। पहला कि सरकारी स्कूल में दाखिला के लिए SLC अनिवार्य होगा, पर बच्चा बिना SLC के भी अस्थायी तौर पर सरकारी स्कूल में दाखिला ले सकेगा। जब उसे प्राइवेट स्कूल से SLC मिल जाएगा तो उसके दाखिले को स्थायी मान लिया जाएगा। हालांकि इसके लिए पहले की तरह स्कूल मुखिया प्राइवेट स्कूल को सूचित करेगा कि उन्हें स्कूल का बच्चा सरकारी स्कूल में दाखिला लेने आया है और उसका ऑनलाइन SLC जारी कर दिया जाए। सरकार ने दूसरा बदलाव यह किया कि SLC पर जारी 15 दिन की समय सीमा को समाप्त कर दिया है। यानी अब बच्चा सरकारी स्कूल में अस्थायी दाखिला लेने के बाद कभी भी ऑनलाइन SLC जारी करवा सकता है। दरअसल सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए SLC की अनिवार्यता समाप्त करने के बाद से प्राइवेट स्कूल संगठनों के बीच भूचाल सा मच गया था। सरकार के पत्र पर ACS ने बारीकी से किया उल्लेख। देखिए बैठक की शुरुआत शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह ने कही। उन्होंने SLC पर जारी सरकारी पत्र का बारीकी से उल्लेख करते हुए बताया कि स्कूल का इस पत्र पर का अपने अपने तरीके से गलत मतलब निकाल रहे हैं, जबकि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं लिखा। अगर कोई बच्चा सरकारी
स्कूल में दाखिला लेने के लिए आता है तो स्कूल उसे किसी भी कीमत दाखिला देने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि यह बच्चे का मौलिक अधिकार है। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को ध्यान में रखते हुए यह भी व्यवस्था बनाई कि सरकारी स्कूल का मुखिया बच्चे के पहले वाले प्राइवेट स्कूल को लिखित में पत्र भेजकर सूचित करेगा कि उनका बच्चा सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के लिए आया है, इसलिए इसका ऑनलाइन एसएलसी जारी कर दिया जाए। बाकायदा इसके लिए सरकार ने 15 दिन का समय भी दिया है। यदि स्कूल ऐसा नहीं करेगा तो नियमों के मुताबिक एसएलसी जारी हुआ मान लिया जाएगा। डॉक्टर सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था नई नहीं है बल्कि पहले से चलती आ रही है। हालांकि इस पर कुछ संगठनों ने कहा कि उनके पास बच्चों की फीस नहीं आई है। अब यह पत्र जारी के बाद अभिभावक फीस नहीं दे रहे हैं, ऐसे में सभी प्राइवेट स्कूल बर्बाद हो जाएंगे। तो ये पूरी न्यूज़ थी एसएलसी पर, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के गृह मंत्री ने श्री अनिल विज ने पुलिस के कार्यरत 4500 विशेष पुलिस अधिकारी यानी कि एसपीओ को 30 जून 2021 तक के लिए सेवा विस्तार को स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रदेश में सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को वर्ष 2016 व उसके बाद लगाया गया था, जिनको 18,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है, तो उनकी सेवा अब 2 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। श्री विज ने कहा कि इन एसपीओ को राज्य के विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस की सहायता के लिए तैनात किया गया है, जो कि दिन प्रतिदिन की पुलिस कार्रवाई में अपना सहयोग देते हैं। तो उनके लिए खुशखबरी है कि 1 साल का उनका कार्यभार बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं बल्क ड्रग पार्क योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क की। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने भारत सरकार की वित्त पोषित सामान्य ढांचागत सुविधाओं को बल्क ड्रग पार्क योजना के तहत पानीपत में 1000 एकड़ विकसित औद्योगिक भूमि पर एक बल्क ड्रग्स पार्क स्थापित करने की पेशकश की है। पानीपत में बल्क ड्रग्स पार्क के स्थापित होने से देश में थोक विक्रय दवाओं के विनिर्माण लागत और थोक दवाओं के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी और इससे रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। इसलिए इसकी जानकारी श्री मनोहर लाल ने आज यहां वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत मेड इन इंडिया मेड फॉर वर्ल्ड की दिशा में एक कदम CII फार्मास्कोप के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कही। इस सत्र में 15 शीर्ष कंपनियों के लगभग 325 प्रतिनिधियों ने भारत के लिए वैश्विक फार्मास्यूटिकल लीडर बनने के मार्ग प्रशस्त करने के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए आयोजित CII फार्मास्कोप में भाग लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रस्तावित बल्क ड्रग्स पार्क के महज 25 किलोमीटर की दूरी पर करनाल में 225 एकड़ भूमि पर एक मेडिकल डिवाइस पार्क भी स्थापित करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1000 एकड़ भूमि पर पानीपत में बल्क ड्रग्स पार्क विकसित किया जाएगा और जिसका विस्तार 1700 एकड़ भूमि में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पानीपत की नई दिल्ली से निकटता और एक अतिरिक्त लाभ भी है। पानीपत के केंद्रित होने से पड़ोसी राज्यों पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी मात्रा में दवाइयों के निर्माण हेतु कच्ची सामग्री की आपूर्ति हो सकेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 150 से अधिक फार्मेसी कॉलेज, संस्थान और विश्वविद्यालय हैं जिनके पास बल्क ड्रग पार्क की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुशल मैन पावर की पर्याप्त उपलब्धता है। ठीक है दोस्तों, यह कहते हुए देश में फार्मास्यूटिकल उत्पादों के उत्पादन में राज्य का 45% हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत पार्क में किए जाने वाले उत्पादन का 50% उत्तर भारत में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवहन लागत तथा समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भावी निवेशकों को आउटराइट सेल मॉडल और लीज होल्ड मॉडल दोनों पर जमीन दे सकती है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उन लोगों को भी नीति के अनुसार अधिकतम प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करेगी जो पार्क में अपनी इकाइयां स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि पानीपत में एक औद्योगिक मॉडल टाउनशिप भी विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें सामान्य गोदामों सहित फार्मास्यूटिकल उद्योगों के लिए आवश्यक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा शामिल होगा। देश और राज्य की विकास गाथा में औद्योगिक क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि उद्योग न केवल आर्थिक व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने में मदद करते हैं बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। पानीपत में इस पार्क की स्थापना के साथ हरियाणा न केवल देश में दवाओं की मांग को पूरा करने में सक्षम होगा बल्कि अन्य देशों में भी निर्यात होगा, जिससे इस क्षेत्र में दुनिया भारत में एक अग्रणी देश बनने में अग्रसर होगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के विभिन्न अनुकूल परिणाम निर्णयों के कारण हरियाणा न केवल भारत बल्कि विदेश निवेशकों के लिए भी एक पसंदीदा स्थान बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य को एक बेहतर परिस्थितिक लाभ भी है क्योंकि हरियाणा 3 तरफ से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगता है, घरेलू बाजार में लगभग 11% तक पहुंच प्रदान करता है। इसके अलावा आज 15 राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरते हैं, जिनमें से 4 दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से गुजरते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद राज्य के प्रमुख औद्योगिक जिले हैं जिनके पास राष्ट्रीय राजमार्गों के नज़दीक मजबूत विनिर्माण क्लस्टर हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली और चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अलावा राज्य सरकार हिसार में घरेलू तथा कार्गो हवाई अड्डा विकसित कर रही है, जिस पर काम तेजी से चल रहा है। तो दोस्तों मतलब कि कहने का मतलब यही है कि करनाल और पानीपत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे ये दोनों पार्क लगने से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।